हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आई एम गोइंग टू डिस्कस जे एडवांस फिजिक्स पेपर 1 इन डिटेल। अगर ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, जिससे कि मुझे भी थोड़े मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हमारे पास फिजिक्स है उसमें से सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे गिवन होंगे। ऐसे केमिस्ट्री और मैथ में भी होते हैं। सेक्शन 1 के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है वो किस टाइप का सॉल्यूशन उन्हें देना होगा। न्यूमेरिकल होगा या हमारे पास इंटीजर टाइप में होगा या तो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहां पर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं इंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी जाएगा। ट्रंकेट राउंड ऑफ, ट्रंकेट राउंड ऑफ करना है। आप लोगों को राउंड ऑफ करना पढ़ा दिया जाएगा, पहले से बता दीजिएगा रूल्स सारे के सारे। जो हमें राउंड ऑफ करना है वो 2 डेसिमल तक करना है। और आपको यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है वो भी मिल जाएगी। मार्किंग स्कीम की आप देख सकते हैं +3 ओनली इफ द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंटर्ड। अगर आपने करेक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल जो वैल्यू यहाँ पूछी गई है वो करेक्ट इंटर कर दिया तो आपको +3 मिलेंगे। अदरवाइज आपको 0 अंक मिलेंगे। 0 अंक का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी मार्क्सनेस मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं है। लेट्स स्टार्ट। Two spherical stars A and B have densities rho A and rho B respectively. A and B have the same radii and their masses ma and mb are related by mb equal to 2ma. Due to an interaction process, star A loses some of its mass so that its radius is halved while its spherical shape is retained. मीन्स इसका जो spherical shape है वो रहा आता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। एंड इट्स डेंसिटी रिमेन्स रो ए, और डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं है। दस इंटायर मास लॉस्ट बाई ए इज डिपोजिटेड ए थिक स्पेरिकल सेल ऑन बी। जो हमारा मास डिपोजिट हो रहा है ए से, वो सीधे जाके बी में सेल की तरह, मीन्स चारों तरफ जाके सेल की तरह अटैच्ड हो जाता है। ठीक है। B with the density of the cell being rho a, if VA and VB are the escape velocities from A to B after the interaction process, the ratio VB upon BA equal to given है, then the value of n। हमें यहाँ पर बताना है कि n की क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू बताना है। देखिए, हमें जो निकालना है मेनली वो क्या है, escape velocity निकालना है दोनों स्फीयर की। तो escape velocity के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यहाँ पर भी बता दूंगा क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, थोड़ी टाइम ही लगेगा यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। जो ए और बी स्फीयर हैं उनकी रेडियस क्या गिवन है, हमें सेम गिवन है दोनों की। इसका नाम क्या गिवन है, ए, और एक दूसरा स्फीयर है जिसका नाम है बी। दोनों का रेडियस सेम है। आर इसका भी है, आर इसका भी है। मुझे माफ करना मेरी ड्राइंग के लिए। ए और बी, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी गिवन है वो क्या है, रो ए, और इसका भी डेंसिटी रो बी है। और डेंसिटी यहाँ पर मासेस में रिलेशन गिवन है, ठीक है। मासेस के रिलेशन लिख लेते हैं, क्या है, एम बी इक्वल टू 2ma। ये रिलेशन है मास में। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि जो ए वाला स्फीयर है उसका मास, कुछ मास इसमें जा रहा है बी में, और जब ये मास जा रहा है तो ये बचता है, रिमेनिंग जो बचता है वो स्फीयर ही रह जाता है, और उसका रेडियस जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो रेडियस अगर हाफ हो जाएगा तो छोटा सा एक स्फीयर बनेगा। आप लोग ड्रा कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, कुछ इतना छोटा हो जाएगा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर की बजाय अब r/2 हो जाएगा। अब ये जो स्फीयर है उसका नाम हम लोग बोल देते हैं कि ए डैश हो जाएगा, नेम भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ से इसका मास जो ट्रांसफर हुआ है इस बी वाले पे, तो इसे हम लोग ब्लू कलर से लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। देखिए, ब्लू से ही ड्रा कर देता हूँ। ये बी है, ये बी है, इसका रेडियस आर है। अब इसके ऊपर इसका मास जो ट्रांसफर हुआ इसके ऊपर जा रहा है ना, स्पेयर के टाइप में लग रहा है, तो उसे भी ड्रा कर ले रहे हैं। डायग्राम ड्रा करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी और आसानी से हो जाएगा प्रॉब्लम। डायग्राम ज़्यादा मैटर करता है अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स कभी भी आपको सॉल्व करना है। ये यहाँ पर जा करके इसका मास जो है ए वाले का लग जाएगा, और इसका मास जो हम मालूम है डेंसिटी क्या है इसका, रो ए। इस रेड वाले को जो मैंने सेल बनाया है इसका डेंसिटी भी रो ए होगा, और इसका डेंसिटी भी रिमेनिंग रहता है, सेम रो ई रहता है डेंसिटी। अब देखिए, अगर डेंसिटी रो ए है तो आप यहाँ पर ए बी करके कर लेंगे। इसका मास बोल देते हैं एम ए, और इसका मास बोल देते हैं एम बी। ये एम ए और पी के फॉर्म में ही रखते हैं,
वैसे अपन कर सकते हैं एम बी या एम ए जो है दोनों बराबर है, तो देखिए अगर डेंसिटी दोनों की दो मास रेडियस दोनों के अगर सेम है तो मास क्या होंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर गिवन है, इसी के फॉर्मेट में रखते हैं, यहीं से ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई दूसरा इसे लिखें, ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे अपन। सो देखिए अब यहाँ पर जो मेरे पास इसका ए डैश है, इसका मास कुछ चेंज होगा। मास क्या चेंज होगा आप लोगों को मालूम है, मैं सिंपल रिलेशन लगा दूं। मास और वॉल्यूम डेंसिटी में जो होता है क्या होता है, एम या द्रव्यमान इक्वल टू मास इक्वल टू, यहाँ पर मास किसका निकालना है मुझे, ए डैश का, एम ए डैश का निकालना है। रो हो जाएगा, रो डेंसिटी जो है इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर, आर जो ये वाला हो रहा है r/2 इसका क्यूब करेंगे। सो यहाँ से एम ए डैश जो मास निकालना है वो निकाल आएगा। देखिए यहाँ पर इसका मास लिख सकते हैं, जब इस टाइम एम ए है सिर्फ, तो इसका मास क्या रहेगा, रो ए और 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। अब यहाँ पर एम ए जो है हमारा रो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ रो ए 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, ये और इतना हमारे पास गिवन है ऊपर एम ए। सो इसे मैं पुट कर देता हूँ, एम ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए अपान 8, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं एम ए। ये हमारे पास एम ए डैश की वैल्यू आ गई एम ए अपान 8। ये अभी इतना मास रह जाएगा इस स्फीयर का। अगर यहाँ इतना मास रह जा रहा है तो इसमें से जो ट्रांसफर हमारा मास है वो कितना होगा, इस ट्रांसफर मास जो हुआ होगा हमारा, यहाँ पर ट्रांसफर मास को मैं कुछ नाम दे दूं क्या, एम नाम देता हूं, जो ट्रांसफर हुआ है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एम ए माइनस एम ए माइनस एम ए बाई 8, ये हमारा मास ट्रांसफर हुआ होगा। प्लस इसका मास कितना है एम बी, इसका मास कितना है ये अंदर वाले गोले का एम बी, तो टोटल मास इस स्फीयर का कितना हो जाएगा, टोटल मास यहाँ पर अपन राइट डाउन कर लेते हैं। हाँ टोटल मास मैं लिख देता हूँ एम बी डैश लिखता हूँ, एम बी डैश जो होगा एम बी प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 7 एम ए अपान 8, ये आ जाएगा मास हमारा, एम बी डैश आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अब मुझे एम ए डैश मालूम है, एम बी डैश मालूम है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे एक चीज निकालना है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अभी तक बिल्कुल आसान पार्ट है इसका। अब देखिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, वी स्केप। वी स्केप मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ए के लिए लिख ले रहा हूँ। फिर वी स्केप ए के लिए क्या होता है, फार्मूला आप लोग सब जानते हैं। हम अर्थ के लिए निकालते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट कैपिटल जी एम अपान आर, ये इस टाइप से आता है। यहाँ पर 2 रहता है, वैसे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देख भी सकते हैं कि कहाँ से आता है ये, जी एम अपान आर। आर क्या होता है, रेडियस होता है। देखिए कैसे निकालते हैं, एक बार मैं बता दूं इसके वेलोसिटी जो निकालते हैं। जैसे ये कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसका रेडियस आर है, मान लो अर्थ ले लेता हूँ, आर इसका हमारे यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम, जो भी मास होगा स्मॉल एम मान लेते हैं, जिसे हमें स्केप करवाना है, स्मॉल एम अपान आर ई। ये यहाँ से इसे कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट पर भेजना है। जब इनफाइनाइट पर भेजोगे आप इसे, तो इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्केप स्क्वायर, ये होगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। ये जब इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसके वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये हमारा जो अर्थ है या कोई दूसरा प्लेनेट है उसके स्पेस को छोड़ करके बाहर चला जाए, मीन्स उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे छोड़ेगा ये, जब ये पूरी की पूरी एनर्जी यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो, और हमें जस्ट बाहर निकालना होता है, जस्ट के लिए तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए u इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम बी ई स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर ई स्क्वायर। सो यह एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ई आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2 जी एम अपान आर, ये यहाँ से आ गया इसके वेलोसिटी का फार्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इस टाइप से डिस्कशन किए जाते हैं,
ठीक। सो देखिए इसके बाद बी ए आ गया, ऐसे ही आप बी बी के लिए लगा लेंगे, इसका जो मास है उसका मास रखेंगे, इसका रेडियस रखेंगे, और यहाँ पर इसका मास ए का मास रेडियस रख लेंगे। सो यहाँ से हम लोगों ने ए का रेडियस देख लिया है, r/2 है, और ए का मास हमारे पास निकल आया। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मैं वी ए और बी बी लिख देता हूँ। ये अभी तक हमारा जनरल फार्मूला बोल सकते हैं इसे, ये जनरल फार्मूला है। अब बी ए बी बी नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आइए। सो पहले इसे डिवाइड करते हैं अपन, वी बी बी ए इक्वल टू कितना होगा, √2g कैपिटल एम, एम जो है यहाँ पर ए का रखा जाएगा, मास ऑफ एम ए, मास ऑफ एम ए क्यों बोल रहा हूँ, एम ए डैश होगा यहाँ पर, ये वाला मास रहेगा ना, आप यहाँ पर एम ए डैश, ये जो मास रह गया ना वो वाला मास रहेगा ना, अगर किसी चीज को यहाँ से फेंकना है तो ये वाला मास इसमें से आएगा। सो एम ए डैश रखेंगे यहाँ पर, एम ए डैश अपान रेडियस जो हमारे पास ये स्पेयर, इसका रेडियस छोटू वाला स्पेयर जो बचा हुआ है, तो इसका रेडियस यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, r/2। ये आ गया हमारा वी ए। अब वी निकाल लेते हैं, वी बी क्या होगा, √2 कैपिटल जी। देखिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी चीज बीच में पड़े वो जो जी है यही वैल्यू सेम रहती है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एम बी डैश अपान आर बी डैश, ये हमारे पास आने वाली है। रेडियस अंडर रूट होता है, यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये अंडर रूट आता है ना, हम लोगों ने कर भी लिया तो यहाँ पर रूट गलती ना करें, -g और 2m, नहीं ठीक है यहाँ पर r नहीं है, सिर्फ r ही है। सो देखिए वी बी इक्वल टू, यहाँ से एम बी तो हमने निकाल लिया है अभी, ये एम बी लिखा हुआ है अपना, एम बी की वैल्यू यहाँ पर आके पुट कर देंगे, एम बी को कोई दिक्कत नहीं पुट करने में। सो देखिए पुट कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन आर बी निकालना पड़ेगा आपको। आर बी कहाँ से निकालेंगे, देखिए आर बी निकालना यहाँ पर थोड़ी से, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। अदर देन ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, अगर इतना ना होता तो ये हाई स्कूल बोर्ड लेवल का बन जाता, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम बन जाता, लेकिन यहाँ पर जो हमें ये आर बी निकालना है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाता है। चलिए निकाल लेते हैं आर बी। देखिए कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये स्फीयर में मास आ रहा है, इसका डेंसिटी आप लोगों को मालूम है कितना है, रो ए है, ये डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लगाने जा रहा हूँ, ये अगर डेंसिटी मालूम है तो इसका मैं मास ये मालूम है एम बी डैश, सो मास और डेंसिटी मालूम है। यहाँ पर वॉल्यूम देख लेते हैं क्या आएगा इसका, ये रेडियस आर मालूम है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर बी डैश हो जाएगा, ये आर बी डैश निकालना है। सो देखिए क्या मास कंजर्वेशन लगा ले, मास कंजर्वेशन क्या होगा, जो मास है द्रव्यमान बराबर आयतन, आयतन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो, रो क्या होने वाला है, रो ए ही रहने वाला है, क्योंकि मास जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वो सिर्फ ये वाला मास यूज करूंगा, जो ये वाला मास है, और ये वाला मास यूज करूंगा तो इसका डेंसिटी और इसी का वॉल्यूम भी यूज करूंगा, तो आर बी रेडियस उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, ये आर बी आप लोग यहाँ पर क्लियरली जाके देख भी सकते हैं, पीछे जाके, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से रिकॉर्डेड है सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मास जो है हमारे पास, सिर्फ इतने पार्ट का मैं बता रहा हूँ, कौन से वाले पार्ट का मास ले रहा हूँ, ये जो मास है हमारा ये ट्रांसफर्ड मास है, इसीलिए मैंने यहाँ पर m लिखा है, ये ट्रांसफर्ड मास देख रहा हूँ। और ट्रांसफर्ड मास की डेंसिटी आपको मालूम है, क्योंकि रोए बोला गया है डेंसिटी, मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, और वॉल्यूम यहाँ से इस रिलेशन से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है बड़ा वॉल्यूम मालूम है, छोटा वॉल्यूम मालूम है। बड़े वॉल्यूम में से छोटा वाला ये रेडियस वाला वॉल्यूम अगर इतना घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ बड़ा वाला वॉल्यूम बचेगा, और उसका वॉल्यूम हमें उसका डेंसिटी और उसका मास में रिलेशन मालूम है। मास क्या है, एम की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लीजिए एम की वैल्यू, ये लिखा है ना एम ए माइनस एम ए बाई 8, जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 एम ए बाई 8 आएगा, तो यहाँ पर 7 एम ए बाई 8 लिखते हैं, 7 एम ए बाई 8 इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, रो, पहले रो डेंसिटी जो है रो ही लिख देते हैं, वॉल्यूम देखिए क्या रहेगा, बड़े में से छोटा वॉल्यूम घटाना पड़ेगा हमें, सो बड़े वाले का रेडियस क्या है, वॉल्यूम क्या जानते हैं आप स्फीयर के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर बी डैश क्यूब होगा माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या होगा, इस ये वाला रेडियस, ये जो हमारे पास बी पार्ट का गोले का रेडियस था वो आर है ना, तो वो रेडियस रहेगा यहाँ पर, सो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। ये थोड़ी सी एक बार आप रिटर्न जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे जो प्रॉब्लम का क्रूशियल पॉइंट यहीं पर छुपा हुआ है।
देखिए अब इसे क्या लिख सकते हैं अपन, इसे बाहर कर लें। सो 7/8 और जो हमारे पास ये एम ए है, इस एम ए को भी तो अपन लिख सकते हैं। कैसे एम ए, देखिए एम ए कहाँ है, एम ए हमारे पास ये वाला मास है, ये मास है, इसे हमने क्या लिखा है, रो ए 4/3 पाई आर क्यूब, तो यही लिख देंगे यहाँ पर। तो एम ए देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, आर ए क्यूब होगा यहाँ पर, क्योंकि रेडियस जो है एक ही है तो आर ए बोल रहे हैं ना अपन, आर ए क्यूब, ये वाले का आर क्यूब, आर क्यूब सॉरी आर क्यूब नहीं, क्योंकि आर बस हमने बोल रखा है रेडियस को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर इक्वल टू, और इसका रो ए डेंसिटी जो होगी वो भी रो ए, इधर रो ए और इधर 4/3 पाई आर नहीं क्यूब होगा, पाई बस होगा बाहर, बी डैश क्यूब माइनस यहाँ पर क्या रहेगा आर क्यूब। सो देखिए यहाँ से रो ए कैंसिल, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या अपने पास 7/8 आर क्यूब, और एक यहाँ से आ जाएगा प्लस आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास आर बी डैश क्यूब। यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 15 आर क्यूब अपान 8 इक्वल टू आर बी डैश क्यूब। यहाँ से देखिए आर बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर आर बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 और पावर 1/3 आर अपान 2, ये हमारे पास आर बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। सो ये वैल्यू एम डैश और आर बी डैश की यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वी वी निकल आएगा। वी वी क्या हो जाएगा √2 जी एम डैश, बी डैश, एम डैश पीछे है, देख लेते हैं यहाँ से। देखिए एम डैश कितना आ जाएगा, एम बी प्लस 7 एम ए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एम बी प्लस 7 एम ए बाई 8, इसे जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आप कर लेंगे ना, देखिए इधर करेंगे, एक सेकेंड, एम ए और एम बी में रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एम बी इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है, तो एम बी इक्वल टू यहाँ पर 2 रख लीजिए, यहाँ पर 2 रखेंगे ना एम बी, क्योंकि भैया अगर हम करना है, इसे सॉल्व करना है तो ये जो रिलेशन इसका यूज करना पड़ेगा ना। सो देखिए कट जाएंगे ताकि एम ए कट जाएंगे। सो जैसे मैं यहाँ पर इसकी जगह पे मैं कर नहीं रहा हूँ, थोड़ी सी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एम ए हो जाएगा, 2 एम ए जैसे रखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 एम ए अपान 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 23 एम ए अपान 8, और नीचे क्या आ जाएगा आर बी डैश 15 और पावर 1/3 आर अपान 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा इधर लिख देता हूँ, इससे ये ऊपर जाएगा सारा का सारा, ये नीचे रह जाएगा, तो ये क्या जाएगा √4 कैपिटल जी 23 एम ए अपान, नीचे क्या आ जाएगा 8 आर और 15 और पावर 1/3, यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, वी वी अपान वी ए इक्वल टू, वी वी कितना है, वी वी निकाल लेते हैं जी 23 एम ए अपान 2 आर 15 और पावर 1/3 अपान, ये हमने निकाल रखा है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसे ऊपर कर लेते हैं ना, तो 4 अपान आर √4 जी एम ए डैश अपान आर। सो देखिए ये आर से आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। सो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, चेकआउट कर लेंगे अपन, आर से आर कैंसिल आउट होगा, जी एम ए डैश है ना, एम ए डैश की वैल्यू नहीं पुट किया है अभी तक, एम ए डैश की वैल्यू पुट करते हैं ना, एम ए डैश की वैल्यू कितनी है एम ए बाई 8, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एम ए डैश की वैल्यू, एम ए डैश की वैल्यू पुट करते हैं तो एम ए बाई 8 आ जाएगा। सो जैसे 8 आएगा ये कितना बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा। सो इसे ऊपर भेज देंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एम ए ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जो अपने पास बचेगा सिर्फ वो कितना बचने वाला है 23 और ये क्या नीचे रहेगा 23 अपान 15 और पावर 1/3, ये बचने वाला है। कुछ इसी टाइप का अपने पास फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है का 10n इक्वल टू, ये देखिए गिवन है, तो इसे इक्वेट करा देते हैं, जैसे इक्वेट कराएंगे आ जाएगा अपना आंसर।
मैं इसे इक्वल किसके कर दे रहा हूँ, जो हमें गिवन है, अंडर रूट 10n अपान 15 आप पावर 1/3। तो 10 की इक्वल टू करेंगे तो 10n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 23। सो n इक्वल टू यहाँ से आएगा 2.3। दैट इज आवर आंसर। यही हमारा, जैसे वहाँ पर गिवन है 2.3 आ रहा है ना, वहाँ यहाँ पर गिवन है 2 डेसिमल पॉइंट, तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था 2.3 भी लिख सकते थे आप, अगर आप लिखना चाहें तो 2.30 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सो आई थिंक ये बढ़िया रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ी सी यहाँ पर जो इशू आया हो उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ फर्दर। देखिए, अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। मैं इस टाइप की प्रॉब्लम आपको 1000 टाइम्स बता चुका हूँ डिटेल में कि कैसे करनी होती है। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसे कॉज करने के लिए कितनी हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली अगर बोल रहे हैं कि कितनी कॉज रिक्वायरमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई के भी मैं केसेस बता चुका हूँ। क्यू वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन पढ़ते ही एक वर्ड पढ़ेंगे निगेटिव आएगी क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्यू वैल्यू निकालते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है, इससे आसान तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता। क्यू वैल्यू के लिए मैंने दो फार्मूले आप लोगों को बताया है, एक बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बताया है, एक इसी किसके टर्म में बताया यहाँ पर, मास डिफेक्ट के टर्म में बताया। मास डिफेक्ट के टर्म में क्यू वैल्यू कैसे लिखते थे, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, ये बताया है मैंने। जो रिएक्शन है वो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्या है 16n7 प्लस एक अल्फा पार्टिकल इसमें से ऐड हो रहा है 4 2, क्या बन रहा है हमारे पास 1H1 प्लस 19O8, ये हमारे पास बन रहा है। देखिए अगर ये बन रहा है, रिएक्शन रिएक्टेंट का मास कितना है वो लिखना है। तो रिएक्टेंट क्या क्या है हमारे, ये रिएक्टेंट है, इनका मासेस क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। इससे आसान क्वेश्चन इतने बार मैंने करवाया है, आपको दोबारा इसे नहीं मिलेगा इतना आसान क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। क्यू वैल्यू निकालना है, सम ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का जो मासेस है इसका मास कितना गिवन है हमें, ये गिवन है। तो यहाँ पर पुट करता हूँ मैं 16.006 यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट होती है एएमयू। सो इसे यू लिखा है उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट का, एएमयू भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, अपन जानते हैं आप लोग। सो प्लस रिएक्टेंट का मास कितना है, ये प्लस अपने पास हो जाएगा, इसे थोड़ी से बड़े ब्रैकेट में रखता हूँ, इसे अंदर छोटे ब्रैकेट में, प्लस हो जाएगा किसका मास, हीलियम का। हीलियम का मास कितना गिवन है हमारे पास, हीलियम का मास जो गिवन है ये गिवन है 4.003 ब्रैकेट बंद, माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास कितना है हमारे पास, हीलियम का हाइड्रोजन का कितना है 1H1 जो है 1.008 प्लस, और इसके बाद ऑक्सीजन का कितना है 19.003 यू लिखा है। यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, तो मैं इसे एटॉमिक मास यूनिट को सभी से कॉमन करके बाहर कर देता हूँ यू। तो क्यू वैल्यू यहाँ से देखिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्यू वैल्यू आई थिंक मेरे पास होगी। क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा नहीं, क्योंकि देखिए -0.002 शायद आ रही है, हाँ इतना ही आ रहा है, इनटू इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे यू लिख दूं, यू इक्वल टू आप जानते हैं यू इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 930 यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है यू इक्वल टू कितना गिवन 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक चीज, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर ये होता है सी स्क्वायर होता है इसके साथ में, यहाँ पर क्या रहेगा अपना सी स्क्वायर रहेगा साथ में, ये सी स्क्वायर रहता है इसमें, फार्मूले में ही रहता है क्यू वैल्यू में, ये सी स्क्वायर लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम में गड़बड़ हो जाएगी। सो देखिए यू यहाँ पर यू इक्वल टू इतना पुट कर देंगे, सो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा -0.002 इंटू यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये सी स्क्वायर भी है यहाँ पर। सो यू की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 930, और सी स्क्वायर एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी अपान सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास वैल्यू है 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एन की वैल्यू पूछी गई है ना, एन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए लिखा है, तो एन कितना हो गया 1.86। आप जिसने भी ये पुट किया होगा आंसर, सो उसका करेक्ट होगा ऑब्वियसली। सो चलिए अब आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये दो फार्मूले मैंने बताए थे। अच्छा, एक फार्मूला बस लिखा है, दूसरा नहीं लिखा। दूसरा मैंने बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बताया था, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये क्लियरिटी रहे। कॉन्सेप्ट हैं ऐसे इजी कॉन्सेप्ट आ गए हैं। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, एक ये हमारा मास के टर्म में होता है। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में जो होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें थोड़ी सा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का उल्टा रहता है, ये ध्यान रखना। अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन होती तो क्यू वैल्यू निकालना होता तो ऐसे निकालते। मीन्स इसका ये क्यू वैल्यू का इतना मतलब ये है कि इतनी एनर्जी जब सप्लाई करेंगे अपन, तब जा करके ये रिएक्शन होगी। निगेटिव आने का मतलब क्या है, हमें सप्लाई करना होगा। अगर पॉजिटिव आती है यही चीज तो हमें क्या मिल जाती वो। ठीक, सो ये आप समझ रहे होंगे मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूँ। देखिए, इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इक्वल टू 1 2 माइक्रोफैरड, C2 C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C4 C5 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, द चार्ज स्टोर्ड इन C3 इज इन माइक्रोकुलाम। हमें माइक्रोकुलाम में बताना है चार्ज स्टोर्ड इन C3 मीन्स थर्ड वाले कैपेसिटर जो यहाँ पर ये गिवन है, इसमें कितना होगा। देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने अब तक बहुत बार बताया है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जिसने भी थोड़ी सी कंसेप्ट पर फोकस किया होगा ऑब्वियसली उसका बन गया होगा, बहुत से लोगों का बना भी है। सो देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने आपसे 1000 बार बोला है कि अगर आप कोई कैपेसिटर या कोई रजिस्टर क्रॉस नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो भी है, ये मान लो वायर है हमारा, अगर यहाँ पर आप रजिस्टर या कुछ भी क्रॉस नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर वगैरह, तो अगर क्रॉस जाते हैं इधर तो कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं चेंज आता है, उसकी जो सी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो वायर होता है, वायर के क्रॉस मैंने बताया हरदम पोटेंशियल जो होता है सेम रहता है, क्योंकि वायर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह नहीं होता है। इस वजह से पोटेंशियल जो है, यहाँ का अगर पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, सभी जगह पोटेंशियल यहाँ पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई वायर कैपेसिटर नहीं है। तो हम ये वायर खामा खा बेकार में यहाँ दूर दूर लगाएं, एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब तक आप किसी कैपेसिटर या रेजिस्टर को क्रॉस नहीं करते तो पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं आता। अगर गेन या ड्रॉप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो इन्हें हम मिला सकते हैं। देखिए, कंबाइन करके मैं कैसे लिख दूंगा, इसे मैं लिखूंगा ऐसे, ये बैटरी 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, और यहाँ पर देखिए ये तीनों को मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे इन सबको जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास अरेंजमेंट होने वाला है वो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा। कितने कैपेसिटर लगे, 1 2 3 4, चारों इसी टाइप से आ जाएंगे। इस टाइप से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कई बार बताए हैं अपन। ठीक है, ये सारे के सारे कैपेसिटर क्या हो गए, मिल गए। और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, जैसे उसे वैसे ही लगा देते हैं। 2 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए, ये जो कैपेसिटर है इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इन सब का। सी, यहाँ पर C2 है, C3 है, और C4 है, C5 है। इन सभी का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ मैं। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, देखिएगा क्लियर हो जाएगा यहाँ से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, जब कैपेसिटर का पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए मैंने फार्मूले कई बार बताया होगा। C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। जो भी मैंने यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखा है, आप यहाँ पर C1 C2 न समझिएगा, जो हमारे पास फार्मूला होता है प्लस डैश 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 जितने भी होंगे, जनरल फार्मूला है ये। C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर C2 C3 C4 जो हमारे पास गिवन है उनका सही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, C2 है, C3 है, C4 है, प्लस C5 है। इनका सम लिख देते हैं। C2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर गिवन है C2 और C3 की कितनी है, 4 प्लस 4 प्लस C4 की कितनी है, 2 प्लस 2, 5 की कितनी है, 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 10। C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इसका इतने का इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। 10 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस फैरड में होती है। तो 10 माइक्रोफैरड ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर ये आ गया तो मैं इसे ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, सर्किट को ड्रा कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा आपका ऐसे, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है C1 का, और यहाँ पर एक इनका इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट लिख देते हैं, और यहाँ से ऐसे ये कनेक्टेड है। ये कुछ ऐसे, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए,
इसका टर्मिनल निगेटिव वाला यहाँ जी, अगर मैं आपको ये बोल दूं जीरो है, ये हायर पोटेंशियल को मैं पॉजिटिव मान दूं, 6 वोल्ट मान लूं, ये जीरो बोल दूं, ये कितना है 2 वोल्ट होगा, इधर का क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल हमारा इस बैटरी के क्रॉस है, यहाँ तक आते आते जीरो होना, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक आते आते जीरो होना, इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉस जो हमारे पास C1 है, उसके क्रॉस जो ड्रॉप आने वाला है पोटेंशियल का, वो कितना आने वाला है, यहाँ पर पुट कर लेंगे, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आना है, 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा ये बैटरी खा जाएगी और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब ये क्या है कि इन वाले जो कैपेसिटर हैं, यहाँ पर जितने ये कैपेसिटर लगे हैं, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल होने वाला है वो कितना है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल है। अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल है और इसमें से चार्ज हमें मालूम है C3 का, C3 पे निकालना था ना, C3 पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज स्टोन है C3, पोटेंशियल मालूम है इसके क्रॉस और कैपेसिटेंस उसके क्रॉस मालूम है, तो C बराबर Q अपॉन V, ये मेन इक्वेशन होती है कैपेसिटर की, लगा लो। अब क्या चाहिए, बच्चों वाला ये तो खेल है। C क्या है, यहाँ पर देखिए C गिवन है 4, C3 है, तो C3 यहाँ पर लिख लो, C3 पे ही चाहिए ना, 1 सेकेंड, इधर हो गई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ी से, चलिए, कभी कभी ये करने लगती हैं हरकतें, ये भी होता रहता है। इरेज, ये इरेज कर देते हैं, चलिए। तो देखिए, अब देखिए इसे मैं यहाँ पर C3 कर दे रहा हूँ, C3 से निकाल लेंगे अपन, चलिए C3 हो गए, C3 इक्वल टू Q अपॉन V, जो हमारे पास C3 है उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल, ये तो लगे हैं सारे सारे कैपेसिटर, ये C3 है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, यही वाली बैटरी तो लगी है 2 वोल्ट की, तो इसके क्रॉस कितना होगा 2 वोल्ट का, और ये 6 वोल्ट वाली क्या करेगी, यहाँ 4 वोल्ट का खपत करवा देगी, सिर्फ कितना बचेगा, 2 वोल्ट ही बचेगा। तो C3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से Q निकालना है, सॉरी Q निकालना, तो इसे बार बार क्यों लिख रहे हैं, एक ही साथ कर दे रहे हैं। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा आपका C3 इंटू वी, C3 कितना है 4 इंटू, और V कितना है 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 8 माइक्रो कूलाम। देखिए हमारे पास जो आंसर निकालना था वो किस में था, माइक्रो कूलाम में ही निकालना था। ये आपका यहाँ पर इंटीजर आ गया 8, जिसने 8 फिल किया होगा उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो चलिए, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास, ये प्रॉब्लम है at time t equal to 0 a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration हमें given है। a small stone is stuck to the disk है, उस पे एक small stone stuck किया गया है at t equal to 0, it is at the contact point of disk and the plane later at t equal to this, इस सेकेंड बाद बोल रहे हैं t equal to अंडर रूट पाई सेकेंड बाद, द स्टोन डिटैच इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाता है, उड़ जाता है। जब टेंजेंशियली उड़ेगा तो क्या होगा, देखो ये एक्चुअल में हम लोग जो रियल लाइफ में देखते हैं, आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा, जो बाइक होती है, बाइक को आप खड़ी करके कभी वैसे पानी के अंदर खड़ी करके आप लोगों ने एक्सीलेटर लिया है, और जो उसका व्हील घूमता है उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा पानी कैसे एक प्रोजेक्टाइल बनाता है, उसी प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर बात की गई है कि वो प्रोजेक्टाइल जो बनेगा उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो मैक्सिमम हाइट आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, उसी में से आपको x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा ये रिलेट डेली लाइफ में जो यूज होता है, साइंस जो आप मैथमेटिकली फिजिक्स देख सकते हैं वो है। तो देखिए कैसे यहाँ पर करेंगे अपन लोग। यहाँ पर देखिए एक ये व्हील ले रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं अपना ग्राउंड है, ठीक है। ये व्हील पहिया पहले यहाँ पर ऐसे है, ये पॉइंट है, इसके बाद जब ये ऊपर जाता है ऐसे घूम के, तो यहाँ पर जब ये कहीं इस पॉइंट तक पहुँचता है, तो इस टाइम पर यहाँ पर जो पार्टिकल है मैंने जो डार्क किया है, ये ऐसे फ्लाई ऑफ कर जाता है। जब ये फ्लाई ऑफ ऐसे करेगा तो आपको मालूम है ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो इसी का बोला गया है कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से जो मेजर किया जाए, ये प्लेन है, अब यहाँ से कुछ टाइम तक ये जुड़ा रहेगा इससे जो व्हील है, और इसके बाद फिर फ्लाई ऑफ करेगा। जब इसके बाद फ्लाई ऑफ करेगा तब बताना है टोटल हाइट एच मैक्स क्या होगा, ठीक है। यहाँ से ये इसका क्या होगा
जैसे हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्टाइल जो पढ़ते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसका ओरिजिन जो है यहाँ पर होगा, इस टाइम पे कुछ हाइट पर होगा, ठीक है, कुछ हाइट से जो प्रोजेक्टाइल करते हैं वही होगा। बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ी से, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है कैसे उसे करेंगे अपन। देखिए यहाँ से पहले आप लोगों को यहाँ पर जब ये इस टाइम पर है तो t इक्वल टू 0 बोला गया है। यहाँ पर जो टाइम लिया गया है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, वो टाइम कितना ले गया है, यहाँ पर टाइम t इक्वल टू क्या बोला गया है, √पाई, ये टाइम है, ठीक। अब ये 0 से यहाँ तक इतने टाइम में इसने कितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, थीटा मान लेते हैं। इस थीटा की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से वैल्यू निकालेंगे इस थीटा की, मैंने बताया है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाएंगे ये सर्कुलर के लिए लगाएंगे, ठीक है। सर्कुलर के जैसे अपन यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट को चाहिए तो s बराबर यूटी, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करते हैं। अब मैं इसे सर्कुलर के लिए यूज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो ना होकर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड, टाइम टी ही रहता है, प्लस हाफ। अब जो हमारे पास यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन होता है वो अल्फा हो जाता है और टी स्क्वायर हो जाता है ये। सो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हमें चाहिए, ओमेगा नॉट बोला गया है यहाँ पर, देखिए दिया होगा यहाँ पर प्लेन स्टोन इज स्टग एंड इसके बाद क्या है, डिटेक्ट होता है, स्टोन इज डिचेट इट सेल्फ, अपने आप से फ्लाई ऑफ करता है। अगर उड़ना स्टार्ट किया तो मीन्स ये ओमेगा नॉट जो हमारे पास होगा यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 होगी, ये है, ठीक। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं अपन, 0 हो जाएगा तो टी भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, क्या है, हाफ। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है 2/3 इंटू टी स्क्वायर, टाइम पाई है तो ये क्या आ जाएगा, पाई। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई/3। ये हमने थीटा निकाल लिया पाई/3। थीटा यहाँ पर अगर आपने पाई/3 निकाल लिया तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये इसे मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकाल सकते हैं अपन। देखिए ये थीटा है और ये रेडियस मान लेते हैं, स्फीयर जिस पे रोटेट कर रहा है उसके यहाँ पर गिवन है रेडियस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आर है। अब देखिए ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये अगर आर है तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा होगा। ऑब्वियस सी बात है ये आर कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा ये करना आप जानते होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं ये वाली वैल्यू निकालना है तो क्या करूँगा, आर माइनस आर कॉस थीटा कर दूंगा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, ये हाइट निकल आएगा, कहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस हाइट से, ये हाइट निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ ये हाइट को इतने को, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा पाई/6, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई/3, हाँ पाई/3 60, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r/2, क्योंकि ये कॉस 60 वैल्यू 1/2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो r/2, और r की वैल्यू 1 मीटर गिवन है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक। x हमने 1/2 निकाल लिया। अब इसका प्रोजेक्टाइल का मैक्स निकालना है, h मैक्स, ये h मैक्स निकालना है, बस सिंपल प्रॉब्लम है। h मैक्स देखिए कैसे निकालते हैं अपन। h मैक्स निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसकी ये टेंजेंशियल जाएगा ना, आपको मालूम है कोई भी चीज जैसे किसी सर्कुलर मोशन में रोटेट करती हो तो वो जैसे डिटैच होती है वहां से, सर्कल से बाहर जाती है तो वो एक टेंजेंट में जाती है। अगर टेंजेंट में जाएगी तो यहाँ से ऐसे वेलोसिटी है उसकी b, अगर ये वेलोसिटी b है तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए b वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ से आप लोग सर्कुलर मोशन का फंडा लगा सकते हैं। ये b निकालने के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग बोला गया है ना, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होती है, प्योर रोलिंग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आने वाला है वो भी इसी पे आएगा। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा होता है, ठीक है, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर आर अल्फा, ये एक्सीलरेशन के टर्म में होता है लीनियर एक्सीलरेशन, और ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में होता है इस टाइप से रिलेशन। तो इसे क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर ये r है और ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमारा ओमेगा होगा वो क्या होगा, ओमेगा भी निकाल सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगा रहा हूँ मैं, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली लगा रहा हूँ, फर्स्ट वाली लगा रहा हूँ। फर्स्ट वाली क्या होती है, b बराबर u प्लस ए टी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा, और ये u क्या होता है इनिशियल स्पीड होता है तो ओमेगा नॉट प्लस
की जगह अल्फा और टी टाइम ही रहता है। तो ओमेगा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये इनिशियली टी इक्वल टू जीरो से वी ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो प्लस अल्फा टी हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा टी, तो यहाँ पर लिख दो आर इंटू अल्फा टी। आर आपको मालूम है, वी निकाल लोगे यहाँ से, आर क्या है बताओ, आर मालूम है 1 मीटर, अल्फा मालूम है क्या, अल्फा गिवन है 2/3, आर 1 मीटर, अल्फा 2/3, और टी क्या है √पाई। ये आपका यहाँ से क्या आ गया, वी आ गया इनिशियल स्पीड। अगर आपको वी मालूम है तो अब एच मैक्स नहीं निकाल लोगे, सिंपली एच मैक्स कैसे निकालना है, इसके कंपोनेंट करना पड़ेगा। देखिए एक चीज और यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल यहाँ से क्या होता है, थीटा होता है। कि कोई पूछे क्यों सर ऐसा क्यों होता है, देखो ये तो आपको मालूम होगा कि ये वाला अगर थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90 रहेगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो इसका जो अपवर्ड कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या आने वाला है, बी वाई वी साइन थीटा। ये बी साइन थीटा अब क्या होता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो गया ना, यहाँ पर नॉर्मल प्रोजेक्ट क्या होता है, एच मैक्स इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो अपर कंपोनेंट है बी वाई स्क्वायर अपॉन 2g। बी वाई कितना है, बी वाई की वैल्यू वी साइन थीटा अपॉन 2g, इसका स्क्वायर, वी वाई यहाँ से निकाल लो, बी का स्क्वायर करो, साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, तो बी की वैल्यू कितनी है 2/3 √पाई ऑफ होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन यहाँ पर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 ऑफ होल स्क्वायर अपान 2g। एच मैक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया एच मैक्स इक्वल टू, अब यहाँ से एच मैक्स ये निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगी, वापस से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करता हूँ मैं, 4 पाई बटा अपान में क्या आ जाएगा 9 इंटू 3/4, सो 4 और ये कितना आ गया 3, सो यहाँ से नीचे क्या है 2g। अब ये 2g और 1 करके इसे उससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या जाएगा पाई बाई यहाँ पर 6g हो जाएगा, g का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10, तो ये कितना हो जाएगा 60। सो ये देखिए क्या आ गया एच मैक्स इक्वल टू ये आ गया। अब जो हमारा पूरा टोटल प्रोजेक्टाइल है, पूरी मैक्सिमम हाइट पूछा गया ना रीच, ये तो एच मैक्स हमने इस प्रोजेक्टाइल का निकाला है, इससे पहले ये कितना नीचे था, इतना नीचे और है, तो इससे ऊपर गया ना, इतना गया प्लस ये गया, तो इसे सम कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मैक्स है वो निकल आएगा, मैक्स टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस पाई/60। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से कुछ यही तो पूछा गया था क्या, x/10, तो x/10 यहाँ पर देखो इसी फॉर्मेट में कंपेयर करेंगे आप, तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा बताओ मुझे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6, तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/6, यहाँ से x इक्वल टू पाई/6 की वैल्यू निकाल लोगे आप, 0.5 आता है आई थिंक, हाँ 0.5 समथिंग आ जाता है, आप डिवाइड करके इसे एग्जैक्ट निकाल सकते हो। क्लियर, सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अपन मूव करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप बैक जाके देख सकते हैं। अच्छी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा कंसेप्ट है इस टाइप का, मतलब बेसिक प्रॉब्लम है, आप डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए अगर ये पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है ना मुझे, और मैं इस टाइप की प्रॉब्लम और सारी करूँगा, आपके लिए अच्छा रहेगा कॉन्सेप्ट में। चलो ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। देखिए ये रोटेशन की प्रॉब्लम है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए कैसे इसे करेंगे, पहले पढ़ते हैं है क्या इसमें। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियाई 1 मीटर रोज विदाउट स्लीपिंग ऑन अ फिक्स इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 जो थीटा गिवन है ना यहाँ पर, ये अपना कितना बोला गया है यहाँ पर 30 इंक्लाइनेशन बोला गया है। चलिए मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, ये थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल से है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन का मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, एक फोर्सेस ये है और ये एक ये है, दो फोर्सेस है, दोनों 1 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के हैं। पैरेलल टू इंक्लाइंड एक्ट ऑन द स्फीयर, बोथ द डिस्टेंसेस आर 0.5, दोनों की डिस्टेंसेस सेम गिवन है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज सोन इन द फिगर। द एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज, हमें एक्सीलरेशन बताना है, स्फीयर का एक्सीलरेशन क्या होगा डाउन द प्लेन। सो देखिए
ये एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले तो यहाँ पर क्या गिवन है, विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, ये रोलिंग का प्रोसेस गिवन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर रोलिंग हो रही है तो देखो, रोलिंग की मैं कंडीशन बता दूं क्या होता है। रोलिंग का मतलब इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा कि ये हमारे पास क्या होगा, आर इक्वल टू, सॉरी, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा और ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये होता है प्योर रोलिंग का कंडीशन। ये थ्योरी में बताया जाएगा, यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा डिस्कशन, और इतना मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा शायद, ठीक है, तो इसलिए अपन ये बाद में देख लेंगे थ्योरी में। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट सेंटर है स्फीयर का, स्फीयर ही तो बोला गया है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर बोला गया है, तो इसकी जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी यहाँ पर निकाल लेंगे। ये आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 0.5 मीटर है, और स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर है। स्फीयर की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी रेडियस, ऑब्वियसली ये जानते हैं ना आप, ये रेडियस होगी, तो ये कितनी है, 1 मीटर है। अब देखिए सबसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर 1 मीटर रेडियस विदाउट स्लिपिंग का रोल कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। फ्रिक्शन अगर होगा वो हमारे इसमें नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए अब फ्रिक्शन सबसे बड़ा बात है, अगर फ्रिक्शन यहाँ पर ले रहे हैं तो किधर की तरफ माने, भाई प्योर रोलिंग तभी करेगा यहाँ पर जब फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्योर रोलिंग नहीं करेगा, स्लिप करता हुआ आएगा। सो प्योर रोलिंग के लिए इसे क्या करना है, फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन किधर लग रहा है ये हमें खुद से सोचना है, ठीक। सो खुद से सोचने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को मैं बता दूं, फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जब भी हो रहा होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, उसका विरोध करता है, कहता है भैया तुम रिलेटिव मोशन ना करो। देखो जैसे मेरे हाथ है ना, इसमें फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन क्या करेगा, अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो इस ये वाला हाथ का फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, ऑलवेज रिलेटिव मोशन को रोकेगा। अगर ये साथ साथ मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मूव करें, तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कब लगता है, सिर्फ जब रिलेटिव मोशन होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन होने वाला है, क्यों, देखो इसमें से फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, इसमें से फोर्स किधर की तरफ है, इधर की तरफ। अगर इनका सेंस आने वाला है तो किधर आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में ये फोर्स आने वाला है। एक यहाँ पर फोर्स और लग रहा होगा, वो क्या होगा, एम जी। आप लोग जानते हैं इसके सेंटर पर मैं एम जी फोर्स लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, इतना तो सभी जानते हैं जो रोटेशन का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ठीक। तो एम जी साइन थीटा इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और ये एम जी इधर की तरफ इसे ले जाएगा, खींचेगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर ये रोटेट करने की कोशिश करेगा और मूव करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ये मूव करेगा आगे की तरफ, जब मूव करेगा नीचे की तरफ ये और ऐसे रोटेट करेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका मूवमेंट को रोकेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ एफ लगेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया, फार्क किधर की तरफ लगेगा, खुद से सोचना है, इतना कॉमन सेंस है। अगर ये आपको दिख गया कि फोर्स इधर लग रहा है, इधर की तरफ फार लगेगा, तो कुछ नहीं करना होता। रोटेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, कहीं भी आए रोटेशन का प्रॉब्लम, तो उसमें क्या करना होता है, एक रोटेशन की इक्वेशन, ट्रांसलेशन की इक्वेशन और उनकी रिश्तेदारी, जो रिलेशनशिप होता है, वो रिश्तेदारी क्या होती है, ये है रिश्तेदारी जो इनको रोटेशन और ट्रांसलेशन को जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, बीच का बिचौलिया है, ये क्या करता है, जोड़ता है इन्हें, रोटेशन और ट्रांसलेशन को। ए बराबर आर अल्फा बोल दो, ये बी बराबर आर ओमेगा बोल दो, ये जोड़ने वाली इक्वेशन है, बस इतना करना होता है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या होगी ट्रांसलेशन इक्वेशन, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लो। ट्रांसलेशन के लिए अब देखिए कितना फोर्स लग रहा है, इसके अलॉन्ग देखना है बस। देखिए फोर्स यहाँ पर देखना है, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसके सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सीलरेशन होगा, तो इसका देखिए एक एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं डाउनवर्ड, वो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव ही वाले रखे जाएंगे। सो क्या है, फोर्सेस देख लो डाउनवर्ड में क्या क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है हमारा, एम जी साइन थीटा लग रहा है, प्लस ये फोर्स लग रहा है एफ, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या है, एफ आर माइनस प्लस एफ, इन्हें ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। सो इन्हें देखिए सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू ए आ जाएगा हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे ट्रांसलेशन। अब रोटेशन की इक्वेशन देख लेते हैं, रोटेशन की इक्वेशन क्या होगी, बस इतने ही इक्वेशन लिखने होते हैं, बहुत आसान होता है रोटेशन, वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है, ऐसा नहीं है। तो रोटेशन की इक्वेशन क्या रहेगा, देखिए
रोटेशन की इक्वेशन के लिए अब देखिए यहाँ पर टॉर्क देखना पड़ेगा। टॉर्क किधर की तरफ है, ये रोटेट किधर की तरफ करेगा। अगर ये ऐसे घूम गया ना तो ये रोटेट कर जाएगा इधर की तरफ, लेकिन ये प्योर रोलिंग करना है, रोल भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एफ आर इंटू टू आर। टू आर यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज करेगा, तो मैं टू आर कितना लेकर के क्या लूँगा, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर अपन मान लेते हैं, ये क्योंकि आर है तो चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कोई कैपिटल आर मान लेते हैं, ये बार बार कंफ्यूज ना करे इसलिए आर कैपिटल आर मान लेते हैं। ये स्मॉल आर है यहाँ तक की आधी वैल्यू, और ये वाली क्या है, कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर है और यहाँ की कैपिटल आर है। तो एफ आर इंटू कैपिटल आर माइनस टार्क देखना पड़ेगा ना, इसकी वजह से कितना किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, और इसकी वजह से बकाया की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर टॉर्क जो है किसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, ये भी तो आपको मालूम चाहिए। इस ओ के अबाउट, सेंटर ऑफ जो हमारा स्फीयर है उसके सेंटर के अबाउट देख रहे हैं। सेंटर के अबाउट देखेंगे, जो हमारा एम जी वाला टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से पास कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे इसे, एफ इंटू आर माइनस टू एफ इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं वो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। आर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये कैपिटल आर जो हमने मान रखा है, चलो सही है। ये हमारे पास ए बराबर यहाँ से करने का अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2r। सो ये भी पुट कर देंगे, ये 2r स्मॉल वाला हटा देते हैं, यहाँ पर ए अपॉन 2r ये स्मॉल वाला हटा देंगे अभी। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, हटा दिए। चलो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए अपॉन कैपिटल आर, यहाँ पर ए अपॉन कैपिटल आर आई की वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ इंटू आर माइनस 2 एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 2/5 एम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, ए बाई आर। ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ से ये आर और ये आर, एक सेकेंड, ये आर यहाँ पर कैंसिल आउट कैसे होंगे, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये सिंपल आर स्क्वायर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से देखो एफ आर माइनस क्या हो जाएगा, टू इंटू आर इंटू एफ। 2 इंटू आर जैसे पुट करोगे, आर की वैल्यू ही पुट कर देते हैं डायरेक्टली, 2/5 आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की हमारे पास 1 है, स्मॉल आर की 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, कैपिटल आर यहाँ पर रखते हैं, तो एफ आर माइनस क्या बचेगा, कैपिटल एफ, और यहाँ पर एम और ए एक्सीलरेशन हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आर बचा था यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2/5 एम ए। सो ये वैल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते थे, यहाँ पर सम कर देते हैं, जैसे सम करेंगे तो देख क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 + 2 को ऐड कर रहा हूँ मैं, जैसे ऐड करूँगा क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर प्लस एफ आर माइनस एफ इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 एम ए, ये आ गया। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 MA अपॉन 5, और ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे, या क्या बचेगा एम जी, एम का मास कितना गिवन है 1 kg, इंटू जी का वैल्यू कितना गिवन है 10, इंटू साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो साइन 30 का होगा तो 1/2 माइनस एफ फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन का, 1 kg, ये यहाँ पर लिखा है 1 न्यूटन, सो 1 न्यूटन यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू कितना 7 MA अपॉन 5। यहाँ पर एम का पास नहीं पुट किया, 1 पुट कर देंगे, सो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20/7 ए इक्वल टू। सो यहाँ से देख लो, आपको जो वैल्यू यहाँ पर पुट करना था कितना आ जाएगा, 3 नहीं जाएगा, उससे कम रहेगा, थोड़ी कम कितना रहेगा 2.8 के आसपास आ रहा है, 85 के आसपास आ जाएगा आपका। ठीक, सो आई होप दिस आंसर्ड, एंड अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मोशन है, प्रॉब्लम है। अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्टेड एंगल थीटा। When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at the highest point its trajectory, the
projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash equal to g upon this, then the new range is d dash equal to nd, the value of n is, हमें n की वैल्यू बताना है। देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है, मैं इतना आसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इतना आसान प्रॉब्लम आएगा जे एडवांस में, लेकिन आता तो है ही है, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। देखो क्या गिवन है, v स्पीड गिवन है और थीटा गिवन है। यहाँ से v स्पीड से हमारा कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया और ये क्या करता है, ये मैक्सिमम जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है ना, यहाँ तक इसके मीडियम क्या रहता है, दूसरा मीडियम रहता है जिसका जी का वैल्यू कितना है जी, और ये जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो इसका जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, जी डैश होकर के कितना आ जाता है, जी अपान 0.81 आ जाता है, ये होता है बस। अब जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आपको मालूम है ये एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है अगर, तो यहाँ पर देखना ये किस में हो जाएगा, v cos थीटा, और ये इधर कंपोनेंट कर लेंगे v sin थीटा, ये कंपोनेंट हमने कर लिया। सो देखिए अब क्या करेंगे इसे, इसके कंपोनेंट जैसे कि कंपोनेंट करने के बाद आपको मालूम हो गया, मैंने कई बार करोड़ों बार अब तक बताया होगा कि हॉरिजॉन्टल जो हमारा कंपोनेंट होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, वो कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन वगैरह नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पर अगर ये v sin थीटा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, cos थीटा, तो यहाँ पर भी v cos थीटा ही रहेगा। मीन्स इसके पास जो हमारा इधर की तरफ मीडियम रहेगा, जी डैश की वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है कुछ जी से। अगर जी से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यहाँ का अगर रेंज, पूरा रेंज अगर अपन मान ले कि डी है, तो डी या वाला डी वाला टू जो होगा ये थोड़ी से ज़्यादा होगा, ये वाला डी बाई टू क्या होगा, कम होगा थोड़ी से, ठीक है, डी बाई टू से ये कम होगा, कुछ कम जाएगा, कितना जाएगा वो सब निकाल लेंगे अभी। अब देखिए यहाँ तक जाने में एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स पहुंचने तक एच मैक्स निकालने क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये निकाल सकते हैं ना अपन। सो एच मैक्स निकाल लेते हैं, एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा, v साइन थीटा अपान u बोल देता हूँ, क्या v है यहाँ पर, ध्यान रखना u नहीं है, v साइन थीटा और फोल स्क्वायर अपान 2g, हमारे पास क्या होता है, ये एच मैक्स होता है, एच मैक्स इतना आ जाएगा 2g। अब देखिए जैसे एच मैक्स आ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हम लोग निकालेंगे। पहले तो हमें एच मैक्स निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं, ये वाला निकाल लेते हैं। अगर ये वाला निकाला है तो हम ये बाद में जो हमारा ये वाले एक्स बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आगे की डिस्टेंस वो निकाल लेंगे क्या होगा। सो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा ये निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, देखो हमें एच मैक्स मालूम है, पहला जो हाफ प्रोजेक्टाइल उससे एच मैक्स हमने निकाल लिया, ये होगा एच मैक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए बस न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। कौन सा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूँ, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या होता है, किस डायरेक्शन में लगाना है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो किस डायरेक्शन में लगाना है, सिर्फ वाई में लगा लेते हैं, यू वाई या वी वाई जो भी होगा, वी वाई और ए वाई, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 सेकेंड, देखिए क्या हो जाएगा, एस वाई वाई, मैं ये वाले डायरेक्शन यहाँ से मांगता हूँ, अपन यहाँ एंटर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिवली लेता हूँ, जैसे वाली पॉजिटिव लूंगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और जो जी नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो जी भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस वाई क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव एच मैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर यू आई देखो, यू वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड है क्या, ऑब्वियसली यू वाई यहाँ पर जीरो है इस टाइम पर, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर बोला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ जी की वैल्यू भी क्या रहने वाली पॉजिटिव, तो जी की वैल्यू यहाँ पर जी ना होगा तो क्या होगी जी डैश इंटू टी स्क्वायर। सो टी डैश स्क्वायर होगा, कोई टाइम होगा दूसरा वाला, सो यहाँ से निकल आएगा। सो टी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 2 एच मैक्स अपान जी डैश। सो यहाँ से एच मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एच मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 इंटू एच मैक्स की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g अपान जी डैश, ठीक। सो यहाँ से 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अपन, तो जी डैश की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पर टी यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, अभी सॉल्व करना पड़ेगा। टी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से जी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी डैश की वैल्यू क्या है जी वाई 0.8, तो ये कितना आ जाएगा जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, देखते हैं, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान ये कितना आ जाएगा जी डैश,
सो जी डैश हो जाएगा नीचे जी अपान क्या आ जाएगा अपने पास 0.81। इसे देखो ऊपर ले जाएंगे, इसे ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपान, थोड़ी सा हौच पौच हो रहा है, एक सेकेंड, हौच पौच नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी इसे हटाना पड़ेगा, ठीक, हौच पौच एक भी नहीं चाहिए ना, क्लियरिटी चाहिए अपने को, तो क्लियरिटी रहनी चाहिए। सो देखिए कलर, ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर, सॉरी इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0.81 अपान नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर है ना, यहाँ से टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी टी डैश की, वो आ जाएगी वी साइन थीटा 0.9 अपान जी, ये आ जाएगा जी की वैल्यू, जी टी डैश की वैल्यू। यहाँ से क्लियर हो गया होगा ना आपको कैसे आया, ये मैंने दोनों साइड का क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब देखिए अगर टी डैश आ गया तो अब क्या चाहना है, एक्स निकालना है बस। एक्स देखिए वी आपको मालूम है वी साइन थीटा है, एक्स मालूम है, एक्स निकालना है, रेंज, तो रेंज क्या होती है यहाँ पर आप जानते हैं रेंज इक्वल टू क्या होता है, एक्स निकालना है रेंज। सो रेंज के लिए जो हमारी वेलोसिटी है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो देख लो, वेलोसिटी क्या है वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है टी डैश इक्वल टू कितना की मैंने निकालना है यहाँ से एक्स वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट वी साइन थीटा इंटू 0.9 अपान जी, ये आ जाएगा आपका। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, मैं ऊपर नीचे क्या करता हूँ टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा अपान 2 जी इंटू 0.9 आ जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से। देखो इसका वी स्क्वायर अपान साइन वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा रेंज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रेंज होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू डी बाई टू इंटू क्या आ जाएगा 0.8 डी बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो, एक से डी बाई टू से कुछ कम आई 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये रेंज कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ से रेंज निकालते हैं, आर बराबर क्या होगा, ये डी बाई टू बराबर आर बराबर क्या होगा, इसका रेंज निकालते हैं ना पहले, आधा आधा निकालेंगे रेंज तो क्या हो जाएगा आर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है टी, टी कहाँ से निकालोगे, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से निकालोगे यहीं से निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये 0.बाई ये नहीं आएगा फैक्टर, बस ये 0.8 जो आ रहा है ना अपना ये ना आकर के सीधे आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा यहाँ से टी निकालना है वी बराबर लगा देते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो टी यहाँ से निकल आएगा, वी क्या होगा फाइनल स्पीड क्या होगा जीरो, इनिशियल स्पीड क्या है यू वी साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे ना वाई वाई में, तो यू साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई क्या आ गया टी। अब ये हमारे पास है इसमें क्या है स्पीड आर इक्वल टू यहाँ पर यू कॉस थीटा इंटू यू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा देख लेना यहाँ से तुरंत आ जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा डी बाई टू इक्वल टू दिस। तो हमारे पास मैंने यही पुट किया यहाँ पर कर भी लेता हूँ और एक बार स्टेप कर दूँगा, ऐसा ना लगे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है, ये क्लियरिटी रहनी चाहिए। सो देखो क्लियरिटी रहनी चाहिए, ये क्लियरिटी के लिए क्या कर दूंगा रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा रेंज आर इक्वल टू, ये आधे के लिए देख रहा हूँ आधे के लिए रेंज, सो यहाँ से क्या आ जाएगा जैसे ये पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा यू नहीं वी यहाँ पर यूज करेंगे वी है ना, तो वी स्क्वायर ये जैसे पुट करेंगे ना यहाँ पर वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी आ जाएगा, तो टू से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा यही तो, या तो टू से मल्टीप्लाई ना कराओ तो भी कोई फर्क नहीं, टू काट दोगे तो वही चीज़ तो है, ये क्या है हमारे पास डी बाई टू है, तो यही मैंने डी बाई टू यहाँ पर पुट कर लिया है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी देखिए, इसके फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं ना, यहाँ पर जो भी होगा वैल्यू अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ये जो रेंज होगा डी डैश यहाँ पर गिवन है, तो डी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाई टू प्लस डी बाई टू 0.9, सो इसे सम करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा डी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाई टू बाहर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1.9, सो यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे जब डिवाइड करोगे आप 0.95 डी आ जाएगा, ये जो हमारे पास एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0.95 के आसपास आ जाएगी। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका सब कुछ इसमें से।
और मैं देख लेता हूँ मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि नहीं है। आई थिंक अब नहीं है। चलिए अब अपन यहीं पर एंड करते हैं इस सेशन को, काफ़ी टाइम हो गया, 1 आवर हो गया। सो नेक्स्ट वाला जो होगा वो भी आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे दूंगा। और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके छोटे भाई बहन हो उन तक इसे पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से रिलेट आएँ और करें इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ये देखिए आपको मैंने डिस्कस किया है, कहीं पर कोई भी टफनेस नहीं है, बस ये होता है इस लेवल तक पहुंचना होता है। जब इस लेवल तक आप पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा इजीली, और सब कुछ हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने खुद से ऐसे कुछ किया। जो भी हो रहा है सामने हो रहा है, ये पूरे मैकेनिक्स से थी, लगभग पूरी मैकेनिक्स थी। और इसी से अगर जितना मैंने बता दिया इतना किसी ने कर लिया, तो ये समझ जाओ वो चाहे जनरल का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, उतने में से हो जाएगा पास। दूसरे वाले पार्ट में और इजी रहता है, क्योंकि उसमें मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है, ये थोड़ी सी ट्रिकी रहता है, लेकिन इतना ट्रिकी नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम आए हैं इस बार। मीडिएट प्रॉब्लम रहा है जो फिजिक्स का है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं रहे हैं। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।